हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर के लिए आपका रागा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, आपके मेरे चैनल पर डले हुए हैं। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट भी देख लेना। प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है क्लास खत्म होने के बाद। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो सरकारी एग्जाम फाइटर। तो अगर आप सरकारी एग्जाम फाइटर सर्च कर लोगे तो आप लोगों का वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, और उस पर ज्वाइन हो जाना। तो आपको वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं, डेली अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न जो होता है आपका रागा का एयरफोर्स बाई ग्रुप का, उसके आधार पर यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोज़ की तरह सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जीके का सेक्शन। इसमें देखिए रागा होता है। रागा आपको सभी को पता होगा, रागा में होते हैं आपके 30 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं जीके के। 7 से 8 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके मैथ से, और जो आपके 14 से 15 क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्ट रीजनिंग से बनते हैं। तो मतलब रीजनिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होते हैं रीजनिंग में, जो मैं आपको बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जिनसे 101% क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना जीके का सेक्शन, और उसके बाद देखेंगे हम लोग अपना मैथ और रीजनिंग का सेक्शन। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर क्या होगा कि भारत का जो संविधान है उसके संविधान के अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 44 इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 44 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब ये अनुच्छेद 44 किसके अंतर्गत आता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया है। ठीक है, मतलब नागरिकों को किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर दुर्व्यवहार या फिर आपसे अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। मतलब सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 24, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले अनुच्छेद 42। तो अनुच्छेद 42 में क्या होता है कि राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करना चाहिए। तो राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को मातृत्व राहत का प्रावधान करना चाहिए। तो ये इसका अंतर्गत आता है। देखिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसका अच्छे से एनालिसिस कर लेना, क्योंकि एक अनुच्छेद आपका 100% पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है गिरफ्तारी जैसे आपकी कर ली जाती है तो आपको 24 घंटे के अंदर जज के पास पेश करना पड़ता है, और आपको कारण बताना पड़ता है कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 24 क्या है ये आप लोग बताएं कमेंट में, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, लेकिन उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं तो बता दूंगा आपको, अगर आप लोग खुद से सर्च करोगे, खुद से फाइंड करोगे अपनी बुक में, तो आप लोगों को अच्छे से याद बना रखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 24 नंबर आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए हम संविधान के बारे में बात करें तो संविधान सभा जो है, तो संविधान सभा से एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें देखिए 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी पहली, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई थी, जो दूसरी बैठक थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद 13 दिसंबर को फाइनल बैठक हुई थी, उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को 13 दिसंबर को ये बैठक हुई थी, और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था ये आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य क्या था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होम रूल आंदोलन हुआ कब था, किसने करवाया था, और होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो ये हमें पता होना चाहिए होम रूल आंदोलन के बारे में, तो तभी तो हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में शुरू हुआ था। ठीक है, होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था, जिसे एनी बेसेंट जो है अपनी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और लाला
लाजपत राय, ठीक है, लाजपत राय ने स्टार्ट किया था। इनके नेतृत्व में इसे स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, जो ब्रिटिश शासन था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उससे भारत के लिए एक स्वशासन की मांग करना, स्वशासन की स्थापना करना। जो ब्रिटिश शासन से, जो ब्रिटिश भारत पर जो ब्रिटिश कब्जा करे हुए थे, उनसे अपने भारत के लिए स्वशासन की मांग करना। तो ये यहाँ पे उद्देश्य था। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य था भारत के लिए स्वशासन। तो भारत के लिए स्वशासन इसका आदर्श वाक्य हो गया। तो यहाँ पे होम रूल आंदोलन के मैंने बारे आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नागल खेल रत्न 2021 के पुरस्कार विजेताओं में से एक हैं, वह किस राज्य से संबंधित हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कृष्णा नागर हैं अपने राजस्थान से, और ये राजस्थान के जयपुर से संबंधित हैं, जयपुर से संबंधित है। और इनका संबंध किस खेल से है, कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि इसका संबंध, इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो ये आप लोग बता सकते हो। तो कृष्णा नागर का संबंध है अपने पैरा बैडमिंटन से, ठीक है, पैरा बैडमिंटन से, ठीक है, पैरा बैडमिंटन। तो ये आप लोग याद कर सकते हो कि कृष्णा नागर का संबंध पैरा बैडमिंटन से है, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, जयपुर के। और खेल रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी अगर डिटेल्स में हासिल करेंगे हम, तो खेल रत्न पुरस्कार जो है अपना, वो 2021 में कितने लोगों को मिला था, तो 2021 में मिला था टोटल ये 11 लोगों को। तो आप लोग इनकी सूची को एक बार पढ़ लेना। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी है, 2021 में कितने लोगों को मिला, तो ये भी आप लोग उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वगैरह, ठीक है। तो ये वाला आप लोग पढ़ लेना खुद से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है, 7 दिसंबर, 24 जनवरी, 30 अक्टूबर और 30 जनवरी। देखिए अगर आप लोगों को कुछ दिन पता हो और जैसे झंडा दिवस का नहीं पता है और आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करना चाहो, तो आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन कर दोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। तो बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस हो जाएगा 24 जनवरी को, मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता है। उसके बाद 30 जनवरी को आप सभी को पता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। तो 30 जनवरी को हो गया शहीद दिवस, तो ये भी आपका जो है ना आंसर नहीं हो सकता है। तो अब देखिए 30 अक्टूबर या फिर 7 दिसंबर में से एक आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है, 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 7 दिसंबर। अब देखिए यहाँ पर एक 24 जनवरी के बाद आप लोग एक याद रखें, 25 जनवरी, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो मतदाता दिवस जरूर मनाया जाता है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखें 25 जनवरी वाला भी, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताएं कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनवरी 2022 में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। आपके पास ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, इंदौर और जयपुर। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जनवरी 2022 में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, किस शहर में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में यहाँ पर अद्वितीय रॉक संग्रहालय खोला गया है भारत का पहला। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन करने वाले कौन है, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान मंत्री ने किया है। तो केंद्रीय विज्ञान मंत्री, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय विज्ञान मंत्री ने, ठीक है, विज्ञान मंत्री। और केंद्रीय विज्ञान मंत्री वर्तमान में कौन है, तो केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं वर्तमान में जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, ठीक है, जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय विज्ञान मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि जितेंद्र सिंह है वर्तमान में। और देखिए ये कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। और हैदराबाद किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। अब आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, जगन मोहन रेड्डी। तो ये हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। अब देखिए राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए आपका जो क्वेश्चन है एग्जामिनर यहीं से पूछ लेता है। कई कबार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो चीज़ें नहीं पूछता है। उनके संबंधित उस राज्य के सीएम या फिर उस राज्य से संबंधित कोई भी चीज़ हो वो पूछ लेता है, जैसे उसमें कौन सी झील है या फिर उसका राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी चीज़ पूछ लेता है। तो यहाँ पे इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं अपने पास विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन यहाँ पे राज्यपाल हैं किसके, आंध्र प्रदेश के, ठीक है। अब आप लोग पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल आप लोग बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री में से, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मनोज पांडे,
संजीव थापर, विवेक राणा या फिर सूरज पांडे। तो जनवरी 2022 में भारतीय सेना इंडियन आर्मी के अगले चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पे है मनोज पांडे इसका आंसर। मनोज पांडे को अगले चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब वर्तमान में यहाँ पर अभी मनोज पांडे ही हैं इंडियन आर्मी के चीफ। और जो मनोज पांडे हैं वो किसके जगह पे आए हैं? मनोज मुकुंद नरवाणे की जगह पे, मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाणे के स्थान पर आए हैं अभी ये वर्तमान में मनोज पांडे हैं। और मनोज मुकुंद नरवाणे को क्या पद दे दिया है? तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बना दिए हैं मनोज मुकुंद नरवाणे को। इन्हें बना दिया है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हो गए इसके आंसर मनोज पांडे, भारतीय सेना के प्रमुख। देखिए अब इंडियन आर्मी के बता दिए मैंने आपको। अब आप यहाँ पे देखिए एयरफोर्स के और नेवी के भी आपको पता होने चाहिए। तो एयरफोर्स के हैं विवेक राम चौधरी, जो कि हाल ही में इनका परिवर्तन हुआ था, तो हाल ही में ये नियुक्त किए गए थे, तो इनका नाम विवेक राम चौधरी। और नेवी के कौन है? नेवी के हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेवी के कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो गया मनोज पांडे। और अपने एयरफोर्स के कौन हो गए? एयरफोर्स के हो गए वी आर चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी। और नेवी के आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेवी के वैसे चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आर हरि कुमार हैं। ठीक है, आर हरि कुमार। ठीक है, तो नेवी के हो गए आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं राष्ट्रीय एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नाडा किस देश की आधिकारिक अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नाडा कोई अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नाडा है उत्तर कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाडा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन देखिए इसका फुल फॉर्म आप लोग एक बार याद रखें, नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, नाडा। और एक नाडा और है अपने भारत में, NADA। एक नाडा और है, ये अपने भारत की है और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म कुछ अलग है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? नेशनल NATIONAL, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, तो AGENCY, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, जो अपने भारत की है। और ये वाली नाडा अलग है, जो कि उत्तर कोरिया की स्पेस एजेंसी है। और ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ये कहाँ की है? अपने भारत की है, जिसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। ठीक है, 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो ये वाली नाडा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली जो मैंने बताया कि भारत वाली, वो वाली इंपॉर्टेंट है। और जिसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अपने भारत की जो नाडा है ANADA के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए मैं इतना बता देता हूँ कि अभी वर्तमान में जो खेल मंत्री वो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास अब मैथ और रीजनिंग के आएंगे, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब अगला क्वेश्चन हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है मैथ के सेक्शन में। यहाँ पे हम आ चुके हैं। इस सेक्शन को देखिए, पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बड़े ही आसानी से सरल कर देते हैं। हमें देखिए जल्दी से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे। और ब्रैकेट कैसे खुल जाएगा? 3 दूनी हो जाएगा 6, और यहाँ पे डिवाइड लगा है तो 6 बटे में आ जाएगा इसका, प्लस 8 चौके 32 और -4। तो यहाँ पे देखिए 6 दूनी हो जाएगा 12, और 32 और 2 कितना हो जाएगा? 34, और 34 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? तो 30 बचेगा। इसका आंसर हो गया 30। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका बड़े ही आसानी से हल कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से। इसमें बोल रहे हैं 17 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 16 है, तो मध्य वाली संख्या ज्ञात करें। जो आपकी जो देखिए पहले आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 17 संख्या है, तो यहाँ पे देखिए 17 संख्याओं में से पहली 9 संख्याओं का औसत है, यहाँ तक की 9 संख्याओं का औसत कितना है? तो यहाँ पे 9 संख्याओं का औसत है 14, और अगली 9 संख्याओं का औसत है कितना? अगली 9 संख्याओं का औसत है 16। मतलब ये वाली जो संख्या है वो काउंट हो रही है 2 बार। तो ये वाली जो संख्या है 2 बार काउंट हो रही है, इसका मान निकालना है हमें मध्य की संख्या का। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो है जो 17 संख्याओं का औसत है, हम पूरी 17 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 17 संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? औसत का गुणा कर देते हैं संख्या के साथ। तो औसत का गुणा हो गया संख्या के साथ, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 255। कितना आएगा? 255। ठीक है, 255 इसका जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया। अब उसके बाद बोल रहे हैं पहली 9 संख्याओं का औसत है 14, तो इनका योग निकाल लेंगे पहली 9 का। तो पहली 9 का योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 14 निम्न 126। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं अगली 9 संख्याओं का, अंतिम 9 संख्याओं का औसत है 16, तो उनका भी योग निकाल लेंगे। तो 16 निम्न होता है 144। अब इनको ऐड कर देंगे, कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 7
और यहाँ पे हो जाएगा 2, 270 हो जाएगा, मतलब 270 हो गया यहाँ पर। और हमारे पास इसका टोटल योग कितना है, 255 है, तो मतलब ज़्यादा हो रहा है ना, तो 255 को इसमें से माइनस कर दो। कितना ज़्यादा हो रहा है, 15 ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो अपनी डबल बार संख्या गिन रहे थे, मध्य में संख्या गिन रहे थे, वही वाली हो जाएगी 15। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर हम जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन है अपना एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर से। इस चैप्टर का मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आपका 101% आना होता है, तो इसको हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, इसको हम करेंगे दो प्रकार से सॉल्व, एक तो ऑप्शन से, एक हम करेंगे पूरा तरीके से मेथड से। तो ऑप्शन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन से सबसे पहले देखिए, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। सवाल में बोल रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ है 4, यानी कि महासापा 4 है यदि संख्याओं का योग और अंतर क्रम से, मतलब जो संख्याएं हैं x + y मान लो, इनका योग है कितना, 172 है जैसे, तो x - y यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, 44 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें योग तो सभी में लगभग समान ही दिख रहा है। देखिए, आप लोग इसको चेक कर सकते हो, 104 और 68, तो यहाँ पर 172 ही आएगा, 172 सबका योग आएगा। हमें इनका डिफरेंस ज्ञात करेंगे, डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा, डिफरेंस आ गया 44। अगर डिफरेंस 44 आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 104 में से जैसे हमने 68 को घटाया तो 14 में से हट जाएगा 6। तो देखिए, हमें पहले ही गलत लग रहा है कि क्योंकि 6 आ चुका है इकाई का अंक, तो यहाँ पे गलत हो गया, तो ये नहीं है हमारा। दूसरा उठाया हमने, देखिए 148 में से 148 में से यहाँ पे 24 जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए 148 में से 24 को घटाया तो कितना बचेगा, 124 ही बचेगा। देखिए, तो हमें लेकिन लेकर आना है 144, ये भी गलत है। तो आप थर्ड ऑप्शन उठाया तो 128 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 यहाँ पर, 12 में से 4 84, तो ये भी गलत है, डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी बचा, तो ये राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि 108 में से जैसे ही हमने 64 को माइनस किया तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 108 में से 64 को माइनस किया तो 4 यहाँ पे बचेगा और 4 यहाँ पे, मतलब इनका डिफरेंस आ गया 44। तो मतलब यही दो संख्याएं वो वाली हैं जो हमें आंसर निकालना है। तो ये तो एक प्रकार हो गया ऑप्शन से। अब दूसरा निकालेंगे हम तरीके से, मेथड से। दूसरा कैसे निकालेंगे, तरीके से। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो बोल रहे हैं दो संख्याओं का मासापा है HCF है 4, तो आप लोग मान सकते हो 4x 4x और 4y, 4x और 4y आप संख्याओं को मान सकते हो। उसके बाद बोल रहे हैं इनका योग कितना है, इनका योग है 172, तो योग हमने कर दिया 172। अब डिफरेंस कितना है, 4x - 4y, कितना डिफरेंस है, 44 है। तो देखिए, अब इसको हम करेंगे विलोपन से सॉल्व, इसका मान निकालना है बस हमें। तो यहाँ पे देखिए, इसका मान यहाँ से ये क्रॉस हो गया, 8x = कितना आ जाएगा, तो 8x = जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 216, 216। ठीक है, और 8x, x का मान कितना आएगा, अब x का मान आ जाएगा हमारे पास 27, x का मान आ गया 27। ठीक है, तो x का मान 27 आ गया, तो 4x का मान कितना होगा, तो जो हमारी एक संख्या है उससे ये निकल आएगी, तो 4x का मान हो गया कितना, 27 × 4, तो 7 चौके 28 और यहाँ पर 10, यानी कि 108। मतलब एक संख्या आ गई 108 और हमारे पास दोनों संख्या निकालनी है, तो 172 में से घटा देंगे क्योंकि इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो एक संख्या है 108 और 108 जैसे ही हमने इसमें से घटाया तो दूसरी संख्या आ जाएगी 44। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे 44 नहीं, देखिए 44 नहीं आएगी इनका। देखिए 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 6, 64 आएगी, 64 आएगी। तो मतलब 108 में से 108 और 64 हो गई अपनी दो संख्याएं। तो इस प्रकार से हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लाभ और हानि चैप्टर से। तो लाभ और हानि चैप्टर भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं एक वस्तु 9% की हानि पर बेची गई थी, यदि वह 126 रुपये अधिक में बेची गई होती तो 12% का लाभ होता। 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो निकालेंगे वस्तु का CP, और CP निकालने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, देखिए क्या करते हैं। देखिए एक वस्तु को इन्होंने बोला है 9% की हानि पे बेच दिया है, तो CP पर ही तो 9% की हानि होगी। तो 9% की हानि यानी कि 100 की चीज़ है, उसमें से 9 की हानि हो गई तो 91 में बेच दी, तो 91%। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यदि 126 रुपये में अधिक में बेचते, तो इससे अगर इन्होंने 9% की हानि ले ली, लेकिन बोल रहे हैं 126 रुपये अधिक में बेचते, तो 126 रुपये अधिक यहाँ पे जोड़ दिए तो कितने % का लाभ होता। CP पर ही होता लाभ इनको 12% का, यानी कि 100 की चीज़ थी 12 में 112 में बेच दी तो 12% का लाभ हो गया। तो देखिए अब यहाँ पर इसका क्या मान आ जाएगा, तो ये चीज़ उधर चली जाएगी, डिफरेंस इनका अंतर आ जाएगा। तो कितना आएगा, तो CP गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पर, CP गुणा यहाँ पर आ जाएगा 21%,
21% कितना हो जाएगा इक्वल टू में 126 के। 21 से यहाँ पर देखिए काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 बार, तो CP का मान आ जाएगा 600। अब बोला जा रहा है कि 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज़ हो CP पर ही होती है, लाभ हो चाहे हानि हो। तो CP पर यानी कि CP है हमारा 600, उस पर लाभ लेंगे तो 20% का यानी कि 100 की चीज़ है तो 120 में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो बस निकाल लेंगे इनका। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा तो 12 छिंगे हो गया 72 और 0, यानी कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को 720 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना दूरी चैप्टर से, स्पीड डिस्टेंस, ये वाला चैप्टर है अपना। इसमें से एक क्वेश्चन 101% आना होता है, क्योंकि आप लोग मेरे अभी तक प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन मिलता है हर बार। मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब इसी चैप्टर से क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए बोल रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर एक वाहन द्वारा अपनी यात्रा 7 घंटों में पूरी की जा सकती है। यदि उसी दूरी को 5 घंटों में पूरा करना हो तो वाहन की गति क्या करनी होगी। तो उस सबसे पहले तो हम देखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी मतलब स्पीड से 7 घंटों में कर रहा है पूरी। तो 40 की स्पीड से आप लोग 7 घंटों में पूरी कर रहे हो तो कितना आपने दूरी तय कर ली, 4 सत्ते 28, मतलब 280 किलोमीटर की दूरी आपने तय कर ली है। उसके बाद बोल रहे हैं 5 घंटों में पूरा करना चाहते हो उसी दूरी को, तो 280 किलोमीटर की दूरी है, आप लोग 5 घंटे में पूरी करना चाहते हो तो कितना समय लगेगा, या फिर कितनी गति होनी चाहिए। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है अपनी जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है उसके टाइम का डिवाइड कर दो। तो दूरी है उसमें टाइम का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 घंटों में पूरी करनी है तो आएगा कितना, 5 पंजे 25 और 5 छिक्के 30, यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमें करनी पड़ेगी 280 किलोमीटर की रफ्तार से, 280 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला हम आ चुका है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी एक साथ 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 24 दिनों के लिए कार्य को करने के बाद बी ने काम को छोड़ दिया और ए कार्य को ख़त्म करने के में 8 दिन का समय लेता है। तो ए अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो ये देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, तो हम इसको देखेंगे सबसे पहले। तो ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। तो हम देखिए इनकी क्षमता को मान लेंगे, माना कि ए की क्षमता हो जाएगी x और बी की क्षमता हो जाएगी y। मतलब ए एक दिन में x काम करता है, बी एक दिन में y काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस y, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं 24 दिनों तक साथ में काम किया है दोनों ने, तो 24 दिनों तक साथ में काम करेंगे तो x प्लस y ने कितने दिनों तक काम किया है, 24 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं 24 दिनों तक काम साथ में किया है, उसके बाद b छोड़कर चला गया है और a ने उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लिया है, तो 8 दिनों में। यहाँ पर a की एफिशिएंसी कितनी है, x इंटू 8, तो ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ नहीं तो बस यहाँ पर देखिए 30x प्लस 30y, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 24x प्लस 24y और 24y और प्लस 8x। तो देखिए इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 8 और 24 हो गया 32x प्लस 24y और इसके बाद 30x यहाँ पर है और प्लस में हो जाएगा 30y। अब देखिए x और y के हमको x और y का मान निकाल लेंगे, तो x और y का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, x और y का रेशियो है अपना आ जाएगा 3:1। मतलब जो x यानी कि a की एफिशिएंसी है, a एक दिन में 3 काम कर रहा है और जो b था उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, y, यानी कि एक दिन में 1 काम कर रहा है b, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं एक दिन में, तो दोनों मिलकर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 काम कर रहे हैं। a प्लस बी बराबर हो जाएगा 4। अब बोल रहे हैं 30 दिनों तक काम साथ में किया है ए और बी ने, तो ए और बी ने कितने दिनों तक काम साथ में किया है, 30 दिनों तक। इसका मान कितना था, तो 4 और हो गया 30, तो 4 3 12, यानी कि 120 हो गए हमारे पास टोटल काम। तो मतलब टोटल काम हो गए 120। उसके बाद बोल रहे हैं ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, ए की क्षमता कितनी थी, तो ए की क्षमता थी 3 और बी की क्षमता थी 1, तो ए की क्षमता का भाग दे देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 120 का, जैसे ही हमने 120 में जैसे ही हमने 3 का भाग दिया ए की क्षमता का, तो कितना आ गया 40। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 40, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 40 इसका आंसर हो गया राइट। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्री से बोल रहे हैं थीटा बराबर है 45 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें हमें बस कुछ नहीं करना है, 45 डिग्री का हमें मान पता होना चाहिए और सब कुछ हम बना लेंगे। तो सबसे पहले तो कॉस 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/√2 यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे इसका, प्लस उसके बाद बोल रहे हैं सेक स्क्वायर, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक 45 का मान हो जाएगा यहाँ पर √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 2.5, या फिर आप लिख सकते हो 2 सही 1/2, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2.5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर आपके सामने प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से। अब बोल रहे हैं दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और उन पर आने वाली संख्याओं का योग लिख लिया जाता है। क्या प्रायिकता होगी कि योग 12 है। जब भी कोई दो पासे आपके सामने फेंके जाएं या फिर एक पासे को 2 बार फेंका जाए, तो एक पासे में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। तो टोटल कंडीशन कितनी बनती हैं, 2 पासे फेंके गए तो 6 इसके, यानी कि टोटल हो गई 36 कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या प्रायिकता होगी कि योग 12 हो। देखिए कोई भी पासा हो, जैसे इस पर आया 1 और इस पर आया 2, तो इनका योग कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। योग 12 कब हो सकता है, योग 12 कब हो सकता है, जब इस पर भी 6 आए, पहले पासे पर भी और दूसरे पासे पर भी 6 आए, तो इनका योग तभी तो 12 हो सकता है। और इसके बाद में यहाँ पर कोई भी इससे बड़े संख्या नहीं होती है, मतलब 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, मतलब ये पहली कंडीशन और लास्ट कंडीशन है यहाँ पर। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 5 ले लेंगे और 6 ले लेंगे इसमें, तो भी कोई योग 12 नहीं हो रहा है, 11 ही हो रहा है। तो मतलब हमें एक ही कंडीशन मिल रही है, कौन सी मिल रही है, 6 और 6 वाली, तो एक कंडीशन मिल रही है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता है, टोटल जो आती हैं नीचे और कंडीशन हमारे पास कितनी बची हैं, कंडीशन है हमारे पास 1, यानी कि 1/36। तो ये है इसका आंसर 1/36, ऑप्शन नंबर 1। यानी कि टोटल जो प्रायिकता है आपकी 1/36 बनेगी, टोटल योग 12 होने की 1/36। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा, अब रीजनिंग का हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सेक्शन आने वाला है, बस यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है अब रीजनिंग का सेक्शन। अब बोल रहे हैं निम्नलिखित का सार्थक क्रम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, और इस क्वेश्चन में आपके कई बार क्या होता है, जो आपकी अंग्रेजी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी टाइप से क्वेश्चन जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो डिक्शनरी में जैसे आप या शब्दकोश देखा होगा, शब्दकोश वाला चैप्टर पढ़ा होगा रीजनिंग में, तो उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करेंगे, खोलना, लादना, पैकिंग करना, उतारना, परिवहन। तो सबसे पहले कोई चीज़ ऑर्डर की जाएगी तो उसे पैकिंग ही तो किया जाएगा, तो उसको पैकिंग करने के लिए तीसरे नंबर का पहले लिखना जरूरी है। तो हमारे सारे ऑप्शन चलेगा इस प्रकार से, तो हमें और कोई भी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, क्योंकि अभी आपके सारे ऑप्शन तो यहाँ पर मिल रहे हैं। एग्जामिनर चालाक होता है, वो सारे ऑप्शन एक जैसे ही रखता है, लगभग 1-2 में अंतर कर देता है। तो सबसे पहले हमने कर ली पैकिंग, उसके बाद क्या करेंगे, पैकिंग के बाद उसे लादा जाएगा, यानी कि उसको जो लोड किया जाएगा, तो ट्रॉली में लोड कर दिया उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, परिवहन के माध्यम से, यानी कि जो ट्रक है उसके माध्यम से उसको भेजा जाएगा, ठीक है, बाहर। तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरे नंबर पर। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे उतारा जाएगा उस माल को, तो चौथे नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर, और फर्स्ट वाला बचा है लास्ट में। और उतारने के बाद उस माल को खोला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 3, 5, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम आ चुका है यहाँ पे आपके सामने। अगले क्वेश्चन में देखिए मैं जिस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस आपको घर पे मोस्ट करनी है, ठीक है। मोस्ट से मोस्ट आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी प्रैक्टिस आप लोग करके जाएं पहले से ही, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग में आ चुका है। अब अगले में कि निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे एक शब्द दे दिया जाएगा और उसके अक्षरों से मिलकर शब्द नहीं बनाया जा सकता है, वो आपको बताना है। तो फॉरेनर में देखिए यहाँ पर FOREIGNER है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलीजियंस, क्योंकि देखिए इसमें है एस, लेकिन हमें यहाँ पे एस नहीं दिया गया है। आप लोग इसको चेक कर सकते हो, तो एस नहीं दिया गया है, तो इस वजह से ये वाला हो जाएगा आंसर इसका, क्योंकि इसके माध्यम से ये जो हमें वर्ड दिया गया है इसके थ्रू ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों का वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के जोड़ों का अर्थ है, जोड़ों का है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए वायरस का संबंध है इबोला से। तो वायरस क्या होता है, इबोला है ना, जो इबोला
वो होता है वायरस के कारण। वायरस से फैलने वाला एक रोग है। तो एबोला जो वायरस से फैलने वाला एक रोग है, तो क्या मच्छर पी लिया इसका कोई संबंध नहीं दिख रहा है। मौसम सामान्य सर्दी, इसका भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है। जीवाणु और प्लेग, इसको देखा हमने तो ये बन गया आंसर, क्योंकि देखिए प्लेग जो होता है, प्लेग एक ऐसा प्रकार का रोग है जो जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु के कारण कौन सा हो गया, प्लेग। तो मतलब यही वाला आपका राइट आंसर हो गया। कवक अतिसार ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जल्दी से हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वैसा संबंध साझा नहीं करती हैं। नहीं करती हैं, इसमें सही से पढ़ें आप लोग, साझा नहीं करती हैं। कई बार क्या होता है आप लोग नहीं को फॉरगेट कर देते हो, साझा करती हैं ऐसा पढ़ लेते हो। तो यहाँ पे देखिए नहीं करती हैं जैसा संबंध दी गई संख्या जोड़ियों द्वारा साझा किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें 16, 48 और 80 में रिलेशन देखना पड़ेगा। तो 16, 48 और 80 में हमने रिलेशन देखा, तो 16 3 48 होता है, मतलब 3 का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, 16 पंजे 80। तो ये वाला रिलेशन हमें सभी में चेक करना है, जिसमें नहीं होगा उसको हम टिक कर देंगे। तो देखो ये 14 3 होता है 42, बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, और 14 पंजे होता है 70, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, ये वाला सही है। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन उठाएंगे, 15 3 45 और 15 पंजे 75, 12 3 36 और 12 पंजे 60, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है, क्योंकि देखिए 11 3 33 तो सही है, लेकिन 11 पंजे 55 नहीं है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 56। तो मतलब ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आना होता है 101%। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए बोल रहे हैं, अपने दोस्त से गोपाल का परिचय कराते हुए सीता ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो गोपाल का सीता से क्या संबंध है। तो इसमें हमें एक बनाना होता है फैमिली ट्री। तो इस फैमिली ट्री को हम बनाते हैं। तो चलिए इसमें देखिए क्या करते हैं कि गोपाल का परिचय करा रही हैं सीता, और कह रही हैं इसके भाई यानी कि गोपाल के ब्रदर। तो ब्रदर को हम 20 रिप्रेजेंट करेंगे। गोपाल के भाई मेरे दादा के, सॉरी गोपाल के भाई के पिता, गोपाल के भाई के पिता मतलब गोपाल के भी पिता ही है ना, इनके फादर को हम ऐसे एफ से व्यक्त कर देते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं मेरे दादा के, यानी कि जो सीता हैं उनके दादा के, यहाँ पे उनके पिताजी हो जाएंगे, और उसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र हैं यानी कि जो ये वाले हैं आदमी, और ये वाला जो आदमी है वो एक ही है, क्योंकि एक लौता बोल दिया है इन्होंने। तो एक लौता बोल दिया मतलब जो फादर हैं वो एक ही हैं। तो ये तीनों हो गए भाई बहन, गोपाल का भाई और गोपाल की बहन। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं गोपाल का सीता से क्या संबंध है। तो गोपाल है उसका सीता का भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर एक चैप्टर यही वाला है कि यहाँ से भी 101% क्वेश्चन आना होता है। एक चैप्टर होता है सीरीज, एक चैप्टर होता है मिसिंग नंबर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आना होता है, और आपके नॉन वर्बल से 4 से 5 क्वेश्चन आने होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से बेजोड़ है। यहाँ पर ऑड वन आउट बताना है। तो ऑड वन आउट इसमें कोई कठिन बात नहीं है, इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा इस्पात, क्योंकि ये है एक लोहे से बनी चीज़ और बाकी सारी चीज़ें लकड़ी से बनी हुई, काठ, तख्ता और टिम्बर, ये सभी लकड़ी से बनी हुई चीज़ें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 7:15 पर सुइयों के मध्य प्रतिवर्त कोण कितना होगा। देखिए 7:15 होता है, जैसे हमारी घड़ी में टाइम, तो मान के चलो कुछ 7:15 ऐसे बनते हैं। अब ये कोण है, यहाँ पर हमें इसके बीच का कोण पहले तो निकालना है, लेकिन बोल रहे हैं ये वाला कोण नहीं बताना है, तो बाहर वाला कोण बताना है प्रतिवर्त। तो हम इसको बड़े ही आसानी से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटे 2। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी। तो उसको निकालेंगे तो 60 गुणा घंटा की जगह पर रखेंगे 7 माइनस 11 गुणा 15 की जगह मिनट की जगह पर रखेंगे 15 बटे 2। तो 6 7 42, 420 में से 11 पंजे 55 और 11 एकम 11 और 5 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 165 बटे 2। तो इसको माइनस करेंगे जब इसको माइनस करते हैं हम, तो इसको माइनस करने पर कितना आता है 255। इसको आप लोग माइनस करके चेक कर लेना, 255 आएगा यहाँ पर, और उसका 2 से डिवाइड कर दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 127.5। मतलब जो अंदर वाला कोण था कुछ इस प्रकार से, ये वाला वो आ गया 127.5। लेकिन हमें बाहर वाला निकालना है। बाहर वाला कैसे निकालेंगे, पूरा होता है 360 डिग्री का, उसमें से ये वाला पता है, तो हमें 360 डिग्री में से माइनस कर देना है इसको। तो 360 डिग्री पॉइंट 0 लिख सकते हैं आप लोग, 127.5 घटाना है इसमें से। तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा कितना
2 और यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, मतलब 232.5 डिग्री का कोण बनेगा घड़ी की सुइयों के मध्य, यानी कि 7:15 बजे। तो ये हो गया इसका आंसर राइट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग कई कबार क्या होता है काफ़ी सरल पूछ लिया जाता है और कई कबार क्या होता है काफ़ी टफ पूछ लिया जाता है। तो देखिए आप लोग दोनों की प्रैक्टिस करके जाएं घर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं जैक को इन्होंने लिखा है TBFV। तो इसको देखेंगे हम, जैक JACK इन्होंने लिखा है TBFV। अब देखेंगे जब हम, तो जे का नंबर होता है 10 और टी का नंबर होता है 20, ए का नंबर होता है 1, बी का नंबर होता है 2, सी का होता है 3, इसका होता है 6 और के का होता है कितना 11 और भी का होता है 22। तो आप जब गौर से देखोगे इसको तो दुगना कर रहे हैं, 10 दूनी 20, 1 दूनी 2 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर जिल को भी लिखेंगे JILL। तो जे आता है 10 पे और 10 का मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 10 दूनी 20 और 20 पे आता है टी, 9 पे आता है अपना आई, 9 दूनी 18, 18 पे आता है आर और उसके बाद एल आता है 12 पे और 12 का दूना 24 होगा, 24 पे आएगा एक्स, फिर से एक्स, मतलब TRXX, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर आपके सामने, उसके थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे मैन को इन्होंने 56 से कूड किया है, तो MAN = 56 है। तो M आता है 13 पे, 1 पे आता है A और यहाँ पे 14 पे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28। इनको ऐड किया तो 28 आ गया, 28 का दुगना कितना होता है 56। मतलब इसमें ये लॉजिक लगा रहे हैं कि इनको सभी को ऐड कर लो पहले तो इनके नंबरों को, उसके बाद उनका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम डेट को भी चेक करेंगे, क्या यही लॉजिक लग रहा है? तो डेट को चेक करने के लिए लॉजिक को देखेंगे, तो यहाँ पर डेट देखते हैं DATE। तो डी आता है 4 पे, एक ये 5 पे और ये 5 पे, तो यहाँ पर ए आता है अपना 1, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 20, तो 5 और 5 10 और 20 हो गया 30 और 30 का दुगना हो गया 60, जो कि इन्होंने लिखा है। तो इसको भी हम लिखेंगे सूझ को SHOES। तो S अपना आता है 19 पे, ये 19 पे, H आता है 8 पे, O आता है 15 पे और E आता है अपना 5 पे। तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा? इनको ऐड करके आ जाएगा टोटल अपना 66। आप लोग ऐड करके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आ गया इनका एडिशन 66। अब इसका दोगुना कर देंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13। ये आ गया इसका आंसर, मतलब 132, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला तो अगले क्वेश्चन में है दिशा और दूरी। ये एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसको भी हम करेंगे। यदि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर चल रहा है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और चलता है, और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और चलता है, और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और फिर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में सम्मुख है, यानी कि किस दिशा में उसका मुंह है। तो देखिए जब भी आपसे कोई बाद की स्थिति पूछी जाए, जैसे आप लोग पहले चल रहे हो, उसके बाद आपका मुंह किस दिशा में है, ऐसा पूछा जाए, तो हमें इसमें हम 2 प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो चित्र बना करके ऐसे, मतलब ऐसे मुड़ा फिर ऐसे मुड़ा फिर ऐसे मुड़ा, लेकिन हम इसको करेंगे दूसरे प्रकार से बिना चित्र के। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए दिशा। तो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो यहाँ पे देखिए पहला है कि बोल रहे हैं नॉर्थ की दिशा की तरफ चल रहा है, NORTH, नॉर्थ में चल रहा है पहले तो वो उत्तर की दिशा की ओर चल रहा है। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो उत्तर का दायां किधर होगा? उत्तर का दायां होगा ईस्ट, लेकिन हमें उसमें कुछ लेना नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम दायां, यानी कि राइट साइड। फिर बोल रहे हैं फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब फिर से राइट साइड मुड़ा, और फिर से बोल रहे हैं फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से राइट साइड मुड़ा। अब देखिए यहाँ पर अगर एक बार लेफ्ट आ जाता और एक बार राइट आ जाता, तो लेफ्ट और राइट आपस में हो जाते माइनस, लेकिन यहाँ पर एक भी लेफ्ट नहीं आया, तो ये तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 3 राइट यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 राइट हो गए, लेकिन हमें 3 राइट अगर निकालने में परेशानी है तो 1 लेफ्ट ले लो। 3 राइट और 1 लेफ्ट दोनों होते हैं बराबर, मतलब नॉर्थ का 1 लेफ्ट, यानी कि इधर नॉर्थ का बायां कितना है, यहाँ पर पश्चिम दिशा है तो पश्चिम हो गई, इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब अब उस व्यक्ति का मुंह है पश्चिम दिशा में। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये बतानी है। तो इसमें देखेंगे जब हम पहले इसका लॉजिक लगा करके एडिशन का, मतलब इसका ऐड करके देखेंगे।
तो यहाँ पर ऐड का कोई सिस्टम बना के देखते हैं, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर और कुछ लगाएंगे। तो 3 और 2 को ऐड किया तो 5 आया, 5 और 1 6, और 6 और 6 12, तो इनको ऐड करके 12 आएगा। तो इनका ऐड भी देखते हैं, तो 2 और 9 हो गया 11, 11 और 1 12 और 2 14। तो यहाँ पे देखिए कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। फिर हम करके देखेंगे इनका गुणा, तो 3 दूनी 6 और 6 इंटू 6 36 एकम 36। उसी प्रकार से यहाँ पे 36 आ गया इसका गुणा। उस प्रकार से 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, इसका भी 36 आ गया। मतलब यहाँ पे 36 इसका गुणा आ रहा है तीनों का, तो यहाँ पर इसका भी आना चाहिए। तो 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 तरह के 9 दूनी 18, 18 का किस में मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तब 36 आ जाएगा। मतलब आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2। ठीक है, तो 2 आ गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रतिरूप करेगी। इसको पूरा करने के लिए हमें आकृति को बनाना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें देख रहे हैं कि पहले तो हमारे पास था सर्कल, यानी कि जिसमें एक भी कॉर्नर नहीं थे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने त्रिभुज लगा दिया 3, तो उसमें तीन त्रिभुज यानी कि 3 कॉर्नर हैं, 1 2 3। अब हमारे पास क्या आना चाहिए आप खुद ही सोचो। पहले कोई भी नहीं था, फिर 3 आ गए, फिर अपने पास आएंगे 4। तो 4 वाले देखेंगे हम किस ऑप्शन में हैं। तो देखिए इसमें देखेंगे तो इसमें इन्होंने त्रिभुज बनाया, फिर से 3 कॉर्नर, इसमें सर्किल बनाया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ये भी गलत है क्योंकि फिर से सर्कल है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर बनाया है, यानी कि 4 कॉर्नर, तो ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ चुका है सिंप्लीफिकेशन से, इसको भी हम बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है ये, इसको बस एक बार में अच्छे से देखना है। सबसे पहले बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, और आप लोग प्रैक्टिस करके जाते हो घर से तो काफ़ी जल्दी आप लोग इसका आंसर बना देते हो मात्र सेकंड्स में। देखिए सबसे पहले तो 360 का डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना आ जाएगा 360, यानी कि 20 से डिवाइड किया तो 18 आ गया। 18 आ गया। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा चीज़ें लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। 18 इंटू 80 प्लस 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 30। तो 18 इंटू 80, 18 अट्ठे होता है 144, और 0 प्लस 30, तो बस हो गया अपना आंसर। एक कितना आ गया 1470। इतना भी आपको लिखना नहीं है, आप लोग उसको मन में ही कर सकते हो आराम से। देखिए अगर आप लोगों की कैलकुलेशन ख़राब है तो आपको मन में नहीं करना है, क्योंकि गलत आंसर हो जाएगा तो माइनस मार्किंग हो जाएगी ना। तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, इसका अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखिए इसमें अब अगला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित मिश्रित श्रृंखला में से एक पद लुप्त है, उस लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। 2D4 3G9 और 5E25 7H49। तो यहाँ पे जब हमने पहला देखा तो 2 और 4 लिखा है, तो मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4, उसी प्रकार 3 का स्क्वायर होता है 9, उस प्रकार 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब इसके बाद क्या लेंगे हम, तो उसके बाद लेंगे, देखिए अभाज्य संख्याएं चल रही हैं यहाँ पर, अभाज्य संख्याएं चल रही हैं यानी कि प्राइम नंबर्स। तो 2 के बाद आ गया 3, 3 के बाद आ गया 5, 5 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आएगा कितना 11, और 11 के स्क्वायर हो जाएगा 121। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्टरनेट चलेंगे। अब डी के बाद हुआ है यहाँ पर ई, यानी कि पहले स्टेप में डी था, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में आया ई, उसके बाद फोर्थ छोड़ के 5 स्टेप में क्या आएगा एफ। तो ये अब बन गया इसका आंसर डी 11F121, 11F121 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच सही संबंध का सही प्रकार से दर्शाता है। जो सरसों रबी, अब देखिए रबी की फसल होती है, आप लोगों ने सुना होगा रबी और खरीफ की फसल। रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं जौ और सरसों। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आती हैं अपनी रबी की फसल के अंतर्गत। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो ब्रैकेट है वो होना चाहिए अपना रबी की फसल का, ये हो जाएगा रबी की फसल के लिए। उसके अंतर्गत ये आ जाएगा अपना जौ वाला, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर एक सरसों का। ठीक है, सरसों। तो ये वाला चित्र बनेगा इसमें, ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो पूरी। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ